आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 5वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप या प्रकार क्या है। फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बॉटमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूप, पहला दास प्रथा, दूसरा जागीर, तीसरा जाति और चौथा सामाजिक वर्ग का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान स्तरीकरण के 2 रूप मानते हैं, खुला स्तरीकरण और बंद स्तरीकरण। यहाँ आप इन दोनों शब्दों को समझ लें, ये बार बार हमारे समाजशास्त्र में दोहराए जाते हैं, खुला और बंद, क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन और ओपन स्ट्रैटिफिकेशन। क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है जो बंद व्यवस्था है, उससे हमारा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति को जन्म के साथ मिलती है और उसके संपूर्ण जीवन तक बनी रहती है, उसे व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, शिक्षा कितनी ही वृद्धि कर ले उसको बदल नहीं सकता। आपके जहन में कोई उदाहरण आ रहा है? सही सोच रहे हैं आप। जाति व्यक्ति को जन्म से मिलती है। व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता में कितनी भी वृद्धि कर ले उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। ये तो कहलाता है हमारा बंद स्तरीकरण का स्वरूप, क्लोज। एक होता है ओपन स्ट्रैटिफिकेशन, खुला सामाजिक व्यवस्था या खुला स्तरीकरण से मतलब है कि जो व्यक्ति की योग्यता, क्षमता के अनुसार बदलती रहती है, यानी जिसमें व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। जैसे वर्ग व्यवस्था, क्लास सिस्टम। अभी आप बीए पार्ट फर्स्ट में हैं, जल्दी ही आप बीए पार्ट सेकंड में चले जाएंगे, फिर बीए पार्ट थर्ड में चले जाएंगे। यानी ये आपकी योग्यता, क्षमता के अनुसार बदलती रहती है। इसे हम बोलते हैं खुला स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं, जहां व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकते हैं। बंद स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। जैसा मैंने भी आपको बताया, जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जाति परिवर्तित नहीं कर सकता। अतः ऐसे समाज को बंद स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है। अब हम क्रमवार बॉटमोर के द्वारा दिए हुए स्तरीकरण के 4 स्वरूपों की चर्चा करेंगे। पहला है दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम। दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों एवं स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किंतु प्राचीन समय में यूनान और रोम में तथा 18वीं और 19वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका में इसका प्रचलन प्रमुख रूप से रहा। दास को परिभाषित करते हुए हाबाउस लिखते हैं कि एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्था में वह पूर्णतया अधिकारों से वंचित रहता है तथा शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है। दूसरी स्थिति में उसकी कुछ रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल अथवा पशु की तरह ही।
H.J. नेवोर ने दास प्रथा में दास की सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है, और अधीनता विशेष प्रकार की होती है। स्वामी को दास पर शक्ति प्रयोग करने की निर्बाध स्वतंत्रता होती है। दास स्वामी की संपत्ति होता है। दास को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते। सामाजिक रूप से वह तिरस्कृत होता है। दास को अनिवार्य रूप से श्रम करना पड़ता है। दास प्रथा औद्योगिक व्यवस्था के समान ही रही है। दास प्रथा के उदय के साथ साथ कुलीन तंत्र भी प्रकट होता है, जो दास के श्रम पर जीता है। आधुनिक युग में समाजवाद, मानवाधिकार एवं जनतंत्र के विचारों के विपरीत होने के कारण यह प्रथा सभी देशों में लगभग समाप्त हो गई है। अब दूसरी बात करेंगे हम जागीर, स्टेट्स। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा, जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 वर्ग थे: पादरी, सरदार और साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति भिन्न थी। सामाजिक स्तरीकरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था। नियमानुसार तो पादरी सर्वोच्च थे, किंतु उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं था, इसलिए वे व्यावसायिक रूप से राजवंश के सरदारों के नीचे माने जाते थे। जिन पादरियों को उपाधियां दी गई थी वे सरदारों से कोई संबंध नहीं रखते थे। कई पादरी अविवाहित थे, अतः उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार, जो कि सामाजिक स्तरीकरण की इकाई माना गया है, के अभाव में पादरियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। फिर भी उनके माता पिता के परिवार के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। बटमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उसके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्वों के आधार पर समाज में उनकी एक निश्चित परिस्थिति होती थी। जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता था, जैसे कुलीन सबकी रक्षा करते, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते और जनसाधारण सबके लिए भोजन जुटाते। तीसरी और अंतिम खास बात थी जागीर व्यवस्था की कि जागीरें राजनीतिक समूह थी, उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल की सामंती व्यवस्था में यूरोपीय जागीर प्रथा के लक्षण पाए जाते हैं। यद्यपि इनका स्वरूप आर्थिक व सैनिक रहा है और यह जाति की विशेषताओं से युक्त रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जागीर प्रथा ने भी समाज में स्तरीकरण पैदा किया है। अब कल हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है, जाति। हमने बार बार इस शब्द को, इस अवधारणा को दोहराया है कि यदि हमें भारतीय समाज को समझना है तो हमें जाति व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जाति के हम भारतीय समाज की, भारतीय सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जाति क्या है। कल हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आपके सामने थोड़ी सी रूपरेखा रख रहा हूँ। जाति मूलतः वह सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर प्राप्त होती है और जो अपने सदस्यों पे खान पान, विवाह और व्यवसाय संबंधित अनेक प्रतिबंधों को लागू करती है, और प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है। चूँकि जाति जन्म से मिलती है, तो जन्म के आधार पे अगर हम भारतीय सामाजिक ढांचे में देखें, जातियों का ढांचा देखें, तो ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च होती थी। परंपरागत जाति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज लोकतांत्रिक समाज है। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जहाँ हम जाति
लिंग के आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव की बात नहीं करते। हमें सिर्फ भारतीय समाज को समझना है, इसलिए हम जाति की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च थी। क्यों? क्योंकि जन्म के आधार पर उसको सब तरह के विशेषाधिकार प्राप्त थे। रेशम के कपड़े धारण करने, सोने के आभूषण धारण करने के। वहीं शूद्र की सामाजिक स्थिति सामाजिक स्तरीकरण के ढांचे में निम्न थी। इसकी हम कल विस्तार पूर्वक और चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप जो महाविद्यालय का YouTube चैनल है, लिंक है, उस पर आप जाएं, उन वीडियोस को देखें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई आपकी समस्या है, जिज्ञासा है, कहीं किसी बात से, किसी विषय से आप असहमत हैं, तो अपनी राय अवश्य प्रकट करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें और कोरोना के इस संकट काल में आपने जिस अनुशासन, धैर्य का परिचय दिया है, ये हमें आगे भी देना है। क्योंकि अब बता रहे हैं वो तीसरा वेरिएंट और आ रहा है, तो हमें सावधानी रखनी है, डरना नहीं है। हमें स्वयं के ऊपर एक अनुशासन रखना है, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। बहुत अति आवश्यक हो तो ही बाहर जाएं और पूर्ण सावधानी के साथ मास्क लगा के, सामाजिक दूरी की पालना करके और बार बार हाथों को सैनिटाइज करके। मुझे पूर्ण आशा और उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, आपके मित्रगण, परिवारजन, आपके जो भी शुभेच्छु हैं, सब स्वस्थ हों, प्रसन्नचित्त हों। आप अध्ययन अध्यापन करें, अपने भविष्य का निर्माण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।